दोस्तों, आपने सुना है हमारी दादी, हमारी दादा जी, हमारे नानी नाना, हमारे मम्मी पापा हमको बचपन में कहानियाँ सुनाते थे। कुछ याद है? कितनी सारी, कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, जिन कहानियों के सहारे हम अपना बचपन निकालते थे। जैसे ही घर पे हमारे बड़े बूढ़े आते थे, हम क्या बोलते थे? नानी हमें कहानी सुनाओ, नाना हमें कहानी सुनाओ, दादाजी हमें कहानी सुनाओ, मम्मी हमें कहानी सुनाओ। कहानी सुनते सुनते हम नींद में सो जाते थे। ऐसी ही एक कहानी मेरी माँ सुनाती थी बचपन में। कहानी का जो शीर्षक था वो, उसको मम्मी बोलती थी रुपहली। रूपहली या रुपहली। वो इतनी इंटरेस्टेड कहानी थी। वो हम लोग सुनते थे, सभी भाई लोग, दीदी, हमारे भाई। वो सुनते सुनते हम लोग सो जाते थे। कभी कहानी पूरी ही नहीं। अभी जब मेरी माँ 98 ईयर्स की हो गई है, तब मैंने उसको बोला, मम्मी मेरी पूरी कहानी करो, वो कम से कम मैं पूरी कहानी तो मालूम हो। तब जाके अब मैंने ये कहानी पूरी की। डेली कहानी सुनता हूँ और अब जाके पूरी हुई है। वो कहानी अब सबके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। जादू, मतलब उस कहानी में ना इतना इंटरेस्टिंग मोड है, इतनी इंटरेस्टिंग मोड है ना कि मतलब क्या बोलूँ आपको, इतना मज़ा आता है वो कहानी सुन के। वो कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं और मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले मैं ये कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, रुपहली। बहुत प्यारी कहानी है। इसमें होता क्या है कि एक लड़की रहती है रुपहली, उसका एक भाई रहता है। ये दोनों छोटे थे, जो धीरे 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 अपने मम्मी पापा के साथ बड़े होते हैं। तो खेलते खेलते दोनों आपस में मम्मी पापा के साथ में, वो उनकी मम्मी पापा काम करके आते थे, ये दोनों अपना खेलते थे। जंगल में उनका घर था। तो दोनों बड़े हो गए खेलते खेलते। उसके भाई की शादी हो गई और लड़की की शादी होने के लिए उसकी उम्र हो गई थी, रुपहली की। तो मम्मी पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। वो बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, ऐसा कहानी में मम्मी बोलती है। तो उसके लिए बहुत लोग देखने आते थे, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे राजघराने से, राजमहल से लोग, राजकुमार, ये वो मतलब लड़की इतनी सुंदर है, हमारे राजमहल में रहे। अच्छे अच्छे लोग आते थे शादी के लिए, लेकिन वो रुपहली मना करती थी। बहुत बुद्धिमान थी वो, सुंदरता के साथ बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा था उसका। तुरंत पहचान जाती थी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। एक तो क्या होता है, एक नागलोक रहता है। नागलोक मतलब जहाँ नागों की बस्ती, सांपों की बस्ती होती है। तो वहाँ से जो नागलोक का राजा रहता है, उसका जो लड़का रहता है नागराज, उसको जब खबर लगती है कि ऐसे ऐसे राज्य में ऐसी ऐसी लड़की है, बहुत सुंदर है, सब दूर दूर से उसके लिए, शादी के लिए आ रहे हैं, तो वो भी बोलता है, पापा मैं भी जाऊंगा, मुझे भी उससे शादी करनी है। तो उसका पापा बोलता है, ठीक है जाओ, और जाओ शादी करके आ जाओ, उसे लेके आओ। तो बंदा ही जाता है, अपना रूप भेष बदल के, नाग का रूप बदल के, इंसान का रूप बदल के जाता है। जाके जब बात करता है उनके मम्मी पापा से, और जब रुपहली के सामने जाता है, रुपहली पहचान जाती है, बोलती नहीं,
आप तो नागलोक से आए हैं, मैं वहाँ पे सांपों के बीच में क्या करूँगी? आप लोग तो नाग के जैसे रहेंगे, वहाँ नाग ही नहीं है आपकी, हम वहाँ पे कैसे रहेंगे? शादी के लिए मना कर देती है तो जो नागराज रहता है, नागलोक का राजकुमार, वो नाराज़ हो जाता है, उसको अपनी बेइज्जती महसूस होती है। बोलता है अगर तूने मेरे से शादी नहीं की तो मैं तेरी भी शादियाँ नहीं होने दूँगा, और जिस लड़के से तू शादी करेगी मैं उस लड़के को डस लूँगा, काट लूँगा, मार दूँगा। पहली बोलती है मैं आपसे तो शादी नहीं करूँगी, और मेरे जिससे शादी होगी उसे कुछ होने भी नहीं दूँगी। तुम क्या, कोई भी उसका कुछ बाल वाका नहीं कर सकता है। बहुत साहसी और हिम्मत वाली थी। सुन के वो राजकुमार नागलोक का चला जाता है अपने नागलोक। दिन बीतते हैं, रातें बीतती, दिन बीतते हैं, कई साल हो जाते हैं। रूपैली को एक लड़का पसंद आता है, उससे शादी तय हो जाती है। जिस लड़के से शादी तय होती है उसका भी एक भाई होता है। वो अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदार लोगों के साथ में शादी में आता है रूपैली के यहाँ, उसके साथ शादी करने के लिए। सब मंडप बंधा होता है, चारों तरफ नाच गाना हो रहा होता है, पंडित फेरे लेने के लिए सब बना रहा होता है, तैयारी चल रही है। रूपैली को उसकी सहेलियाँ उसको सजा रही होती हैं कि भाई आज रूपैली की शादी है, खूब अच्छे से सजाना है। तो मंडप में उसका जो घर था, उसके घर में जो आंगन था, वहाँ पे मंडप बांधा गया था जहाँ पे फेरे लेते हैं शादी की, कस्में खाते हैं, वचन लेते हैं साथ फेरे लेते वक्त। तो वहाँ पे एक 2-3 पीतल के घड़े रहते हैं, बम्बू बंधा रहता है, पीतल के घड़े रहते हैं, वो बम्बू के पास रखे रहते हैं। और रूपैली आती है, उसके साथ में उसके हस्बैंड का गठबंधन, जो दोनों का पल्लू रहता है, बांध के फेरे लगाना शुरू करते हैं। पंडित जी अपना चालू करते, जादू टोना, मंत्र पढ़ने लगते हैं। जब 7वां फेरा, लास्ट फेरा रह जाता है, उसी वक्त वो सांप नागलोक का जो राजकुमार रहता है, नागराज, वो पता नहीं कभी आकर के, और वो पीतल के जो मटके रहते हैं ना, मंडप के पास रखे रहते, कभी देखा होगा आप लोगों ने शादी में, उसमें जाके बैठ जाता है कि मैं इसके आदमी को डस लूँगा। तो जैसे ही लास्ट फेरा बजता है, वो नागराज जो रहता है उसके आदमी को काट लेता है। इस क्षणिक समय बिल्कुल उसका काटना और उसका लास्ट फेरा, इस समय के बीच का जो समय था थोड़ा सा, उसमें क्या होता है, जिस समय वो नागलोक का नागराज उस खड़े में आके बैठता है चुपचाप, उस समय रूपैली को मालूम चल जाता है कि ये बंदा आ गया है मेरे आदमी को काटने के लिए। तो वो बहुत बुद्धिमान थी, उसको मालूम चल जाता है कि ये आ गया है काटने के लिए, लेकिन कहाँ है वो उसको मालूम नहीं, काट लेता है। तुरंत रूपैली एक्टिव हो जाती है, अपने आदमी को आसन देती है, बिठाती है और आह्वान करती है नागराज का, तुम जहाँ भी छुपे बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगी, जिस जगह छुपे हो वहीं पे भस्म हो जाओगे, बाहर आ जाओ। डर के मारे वो बाहर आ जाता है, सभी पूरी पब्लिक के सामने बोलता है मुझे श्राप मत देना, मेरे से गलती हो गई, मैंने कसम खाई थी, वो कसम पूरी की है।
तो रूपैली ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूँगी, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुमको उसे काटा है तुमने जो, उसका जहर निकालो और वो तुमको निकालना ही पड़ेगा। तो मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगी कि तुम्हारे जितने जन्म में सब बेकार हो जाएंगे। तो उसमें नागराज जो था उसने बोला देखो मेरे हाथ में ना अब नहीं रह गया, मेरा काटा आदमी बचता नहीं है। तो रूपैली ने बोला उसका उपाय क्या है? तो नागराज ने बोला मेरे पापा के पास जाओ, नागलोक, पापा ही उपाय बताएंगे। तो फिर रूपैली ने अपने पापा को बोला कि मेरा जाने का प्रबंध करो नागलोक, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूँगी, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को बचाना है, मुझे मेरा कर्तव्य है। तो पापा उसको, पहले गांव में बैलगाड़ी चलती थी, मतलब एक गाड़ी रहती है, उसके नीचे गाड़ी रहती है, मतलब लकड़ी की गाड़ी होती है, 2 पहिए होते हैं उसमें, और वो आगे बैल से बंधी रहती है। उस पर गांव में लोग अपने धान राशन सब कुछ भी जो भी सामान रहता है लेके जाते हैं। तो उस गाड़ी में सब सामान रखते हैं उनका, जो रूपैली के लिए खाना, उसके कपड़े, क्योंकि नागलोक जाने के लिए लोग बोलते हैं बहुत साल लग जाते हैं, साल 2 साल लग जाते हैं पहुँचते। लेकिन जो नाग रहते हैं नाग, उनको आने में क्षणिक समय लगता है, लेकिन इंसान वहाँ पहुँचने में बहुत समय लग जाता है, ऐसा कहानी के हिसाब से। तो वो अपना गाड़ी लेके रूपैली निकल जाती है, अपने पति को उसमें लिटाती है और वो पति बेसुध हो जाता है, क्योंकि उसका जहर का असर, नागराज के जहर का असर जो है उसके ऊपर हो जाता है और वो बेसुध हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब एक मरा हुआ समझ लेने का। थोड़ी मोटी जान बची थी तो उसको अपनी गाड़ी पे लिटाती है और निकल जाती है उसको लेके नागलोक। इधर ये जो नागलोक का राजकुमार है वो पहले ही पहुंच जाता है। उसको कितना टाइम जाता है, वो अपना नाग का रूप धारण करके नागलोक पहुंच जाता है। और वहाँ पहुंचने के लिए उसको जो रास्ते मालूम थे, उस रास्ते के हिसाब से 1 साल उसको लगता है नागलोक पहुंचने में। तो वो पहुंचती है नागलोक, तो नागलोक का राजमहल जो रहता है उसका बाहर का गेट बंद रहता है, वहाँ दरवान लोग रहते हैं, नाग लटके रहते हैं चारों तरफ, नाग ही नाग। तो जब ये गाड़ी देखते हैं कोई इंसान की गाड़ी, तो वो इंसान का रूप धर के सैनिक लोग पूछते हैं कहाँ जाना है तुमको, यहाँ किस लिए आए? तो बोलती है मुझे नागलोक में जाना, नागलोक के राजा से मिलना है। नागराज जो है राजकुमार, उन्होंने बोला है मुझे यहाँ बुलाया है अपने पापा से मिलाने के लिए, तो आप मुझे उनके पापा से मिला दीजिए, बहुत अर्जेंट काम है मुझे। तो सैनिक लोग बोलते हैं ठीक है, आप थोड़ा वेट करिए, मैं पहले पूछ के आता हूँ वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सैनिक लोग जाते हैं उनके राजा से, महाराजा से मिलने, वहाँ संदेश भेजते हैं। तो महाराज बोलते हैं ठीक है, उन्हें लेके आओ अंदर, बात करेंगे। तो ये लोग पहुँचते हैं, अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर देते हैं, अपने आदमी को भी बाहर प्रोटेक्शन में, उनके जो सैनिक लोग रहते हैं उनके प्रोटेक्शन में छोड़ देते हैं कि भाई हमारे आदमी को कुछ होना नहीं चाहिए, आप लोग थोड़ा इनका ध्यान रखिए, हम महाराज से मिल के आते हैं। तो महाराज के पास जाती है और गुहार लगाती है, मेरी शादी हो रही थी और 7वें फेरे के टाइम पे आपके लड़के ने मेरे आदमी को काट लिया है, तो मैं उसको श्राप देने वाली थी, लेकिन आपके लड़के ने बोला मुझे श्राप मत दो, मुझे माफ़ करो, और मेरा काटा तो कभी बचता नहीं है, लेकिन मेरे पापा उसका उपाय बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा को हर जहर का असर मालूम है। तो आप कृपया करके मुझे उपाय बताइए और मेरे आदमी को ज़िंदा करिए, नहीं तो मैं आपके लड़के को श्राप दूंगी, और ऐसा श्राप रहेगा वो
जन्म जन्म ना तड़पता रहेगा, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और उस लड़के को तो छोड़ दो, आपके पूरे नागलोक को श्राप दूंगी मैं, तो पूरा नागलोक भस्म हो जाएगा, अभी का अभी भस्म हो जाएगा। तो वो राजा भी डर जाता है, बोलता है इसके शब्दों में इतनी ताकत है, जब ये श्राप देगी तब क्या हो। तो बोलती नहीं नहीं, हमारे वंश को ख़त्म मत करो आप, मैं कुछ उपाय बताता हूँ। फिर वो अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करते हैं, फिर बोलते हैं देखो बेटा, एक जगह है, उसका नाम बताते हैं, और उसको उपाय बताते हैं वहाँ जाने का, और बताते हैं कि वहाँ पे एक मेरे मित्र हैं बंसीलाल, बंसीलाल के पास आप जाइए, वो आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे और वो जहर का निकालने का उपाय बताएंगे। वहाँ तक तो आपको जाना पड़ेगा, फिर आगे का वो आपको उपाय बताएंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो कैसे जाना है वो पहले पूछती है वहाँ पे, तो बोलती है वो समुंदर, 7 समुंदर पार करके आपको जाना पड़ेगा, और 7 समुंदर पार करना बहुत खतरनाक है रास्ता, आप जा नहीं पाओगे। उसके लिए आपको बहुत हिम्मत, ताकत, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, वो चली जाती है, मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाऊँगी, मुझे दादी को बचाना है, मुझे उसके लिए प्रबंध करवाइए, मेरी नाव बनवाइए, और उस नाव में रस्सी का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि रस्सी पानी में सड़ जाएगी और मुझे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। तो आप क्या करिए, आपके यहाँ जो सांप हैं, सांप, उनको रस्सी की जगह बांधिए, और जब तक मैं पहुँच नहीं जाती हूँ वो सब सांप उसमें बंधे रहने चाहिए। जगह पे पहुँच के फिर सांप जो हैं जा सकते हैं, फिर मैं उधर से आने का प्रबंध करूँगी। तो राजा मान जाते, बोलते ठीक है, आपको जितने सांप चाहिए उतने ले जाइए और बांध लीजिए अपनी बग्घी, अपनी नाव, और अपने आदमी को सुरक्षित ले जाइए। मैं आपका खाना पीना का जो भी है इतना सामान रख देता हूँ कि 2-3 साल, जितना साल आपको लगेगा वहाँ पहुँचने में, आपका ख़त्म ना हो। वो रुपेली बोलती है देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ में एक कोई पक्षी और एक जानवर, और मेरा जो पति है उसके अंदर ऐसा कुछ करिए कि मैं जब बात करूं उससे तो वो, उसके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए हाँ हाँ, तो जिससे मेरे को वहाँ तक पहुँचने में आसानी रहे, मेरे को ऐसा ना लगे मैं अकेली हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है बेटा, जब आप उससे बात करोगे तो उसके अंदर से आवाज़ आएगी हाँ हाँ, ऐसी आवाज़ आएगी, तो आपको अकेला महसूस नहीं होगा, और आपके साथ एक कुत्ता और एक पोपट ये देता हूँ, वो आपके साथ जहाँ बात करते करते आपके साथ वो इंटरटेनमेंट करते हुए आपके साथ में जाएंगे। तो फिर भाई वो वक्त भी आ जाता है जब इसकी नाव तैयार हो जाती है, और ये अपना नाव को समुंदर में डाल के और निकल पड़ती है, प्रभु को याद करके, प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ के निकल पड़ती है। पूरा खाने पीने का सामान, रहने का जो भी उसको लगता है वो सब उसने, राजा ने दे दिया। अब बरसों निकल जाते हैं, 6 महीना, साल, 1.5 साल। जब 2 साल होने वाला होता है तो उसको किनारा दिखता है, उसको महसूस होता है कि मैं किनारे पे आने वाली हूँ, और किनारे पे पहुँचते पहुँचते उसे नींद आ जाती है। जब वो किनारे पे पहुँचती है, उसकी नाव लगती है, तो वो बहुत गहरी नींद में रहती है। उसके साथ जो कुत्ता था वो भी भाग जाता है किनारे में पहुँच के, पोपट उड़ जाता है, और वो जो
आदमी भी गायब हो जाता है उसकी नाव से। 2-3 दिन लग जाते हैं उसको। जब नींद खुलती है देखती है ना कुत्ता है, ना पोपट है, ना उसका आदमी है। और नाव में जितने सांप वाप बंधे थे वो भी सब चले गए। वो केवल जो नाव की लकड़ी रहती है उसके ऊपर लेटी हुई है और नाव जो है किधर किनारे में बंधी हुई है। तो वो उठ के बहुत रोती है, परेशान होती है, मेरा आदमी कहाँ चला गया। किनारे पे उसकी नाव बंधी होती है तो किनारे पे उतर जाती है, बाहर जाके लोगों से बात करती है, बोलती है ऐसा ऐसा हो गया मेरा आदमी था। उधर एक औरत थी, वो उसका दुख दर्द समझ के उसके ऊपर तरस आ जाता है, रो रही होती है बेचारी रुपैली। वो बोलती है देखो ये जो जहाँ जिस गांव में आप आए हो ना, ये गांव में एक आदमी है, उस आदमी के पास आप जाओ। ये सब पूरा गांव जादू टोने का है, यहाँ सब जादू टोना करते हैं। आप उस आदमी के पास जाओ, वो आपको बता देगा कि आपके आदमी को कौन लेके गए। क्योंकि वो इस गांव में लोग मुर्दे को भी ज़िंदा कर देते हैं, मरे हुए को भी ज़िंदा करके और उसको अपना गुलाम बना लेते हैं। तो ये किसी ना किसी की हरकत है, जो कोई लेके गया उसको गुलाम बना के अपने पास रखा होगा। तो वो आदमी आपको बताएगा कि वो आदमी तुम्हारा कहाँ है, किसने बना के रखा। तो आप जाओ बेटा उसके पास, वो आपको बताएगा। तो वो पूछती है तो उसको उसका एड्रेस बताती है और उसका जाने का तरीका बताती है। तो रुपैली चली जाती है। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है। उस आदमी के घर के दरवाजे पे पहुंचती है, आवाज़ लगाती है, बाबा बाबा। बाबा बाहर आते, गेट खोलते हैं, बोलते बेटा कौन। बोलते बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, 2 साल से मैं समुंदर में थी, बोट पे मैं आदमी को लाई उसको ज़िंदा करने के लिए। ऐसे ऐसे राजा ने, नागलोक के राजा ने हमको रास्ता बताया, उनके लड़के ने हमारे आदमी को काट लिया, नागराज ने, उसको ज़िंदा करने को लाई हूँ मैं। और जब किनारे पे पहुँची तो मेरा आदमी कोई चोरी करके ले गया। मेरी तकलीफ़ दूर करो बाबा। तो बाबा उसको अंदर लेके जाते हैं, बेटा बैठो, खाना वाना खिलाते हैं उसको, उसकी हेल्प करते हैं थोड़ी। फिर बोलते हैं कि बेटा जैसा मुझे महसूस हो रहा है, जैसा लग रहा है कि ये राजमहल जो राजा है ना, इस गांव के राजा जो है, उनकी लड़की है, उसने आपके आदमी को पोपट बना के अपने पिंजरे में रखा हुआ है। तो आपको राजा के पास जाना पड़ेगा, राजा के पास जाके आपको मदद मांगनी पड़ेगी, तभी आपका आदमी आपको मिलेगा। क्योंकि उस लड़की ने उसे गुलाम बना के रखा है, उनकी लड़की ने पिंजरे में रखा हुआ है तोता बना के। तो राजा का महल कहाँ है, जाने का कैसा है तरीका, वो सब बाबा बताते हैं रुपैली को। और रुपैली फिर चल देती है बेचारी। रात हो जाती है तो रास्ते में रुक जाती है किधर गांव में, फिर पहुंचती है राजमहल, अपनी प्रॉब्लम बताती है वहाँ के दरबान को और राजा से मिलने का कारण बताती है। तो दरबान जाता है राजा के पास, राजा से पूछता है क्या मैं उसे आपसे मिलने ला सकता हूँ। तो राजा बोलते हैं हाँ लेके आओ उसको, परेशान इंसान को हमें मदद करनी चाहिए, उसको लेके आओ। तो रुपैली पहुँचती है राजा के पास, पूछती है महाराज मैंने ऐसा कोई राज ही नहीं देखा जहाँ के राजा एक परेशान व्यक्ति की मदद ना करे। और हमने तो आपके बारे में बहुत सुन रखा है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। फिर वो अपनी कहानी सब बताती है तो राजा का दिल पिघल जाता है। बोलती बेटा आप तो मेरी बेटी जैसी हो, मेरी बेटी भी है, एक काम करो आप जाओ मेरी बेटी के पास थोड़ा 1-2 दिन रहो, तो फिर मैं आपके पति को ढूंढने के लिए तब तक सब मंत्री को, सेना को लगाता हूँ, आपके पति को ढूंढता हूँ। तो रुपैली बोलती है ठीक है आप अपनी लड़की को बुलाइए ना, मैं उसके साथ रहूँगी 1-2 दिन। तो राजा अपनी लड़की को बुलाते, दासी को भेजते, जाओ मेरी लड़की को बुला के लाओ
उसको बोलो आपकी बहन आई है। तो लड़की दासी जाती है उस राजा की लड़की के पास उनको मैसेज देने के लिए कि महाराज ने बोला आपकी बहन आई है, उनको आप अपने पास लेके जाओ। तो वो लड़की दौड़ती हुई आती है, दीदी 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 करते हुए आती है, देखती है तो रुपैली खड़ी है फटे पुराने कपड़े पहन के। तो वो बोलती ये तो गरीब, ये तो भिखारी है, ये मेरी बहन कैसे हो सकती है, मैं तो रानी हूँ, यहाँ की राजकुमारी हूँ। तो राजा से बोलती है ये कैसी मेरी बहन है, ये कौन से भिखारी मेरी बहन बना रहे आप। तो बोलती नहीं बेटा, ये आपकी छोटी बहन है, मैंने इसे अपनी लड़की माना है, आप इसको अपने पास लेके जाओ, अपने साथ में अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, अपने साथ 1-2 दिन रखो। इसका आदमी खो गया है, 2 साल तक समुंदर में अपने पति को लेके घूमती रही, अब आई तो इसके आदमी को किसी ने गुलाम बना लिया। तो आप भी इसकी मदद करो, इसकी परेशानी दूर करो, हम लोग भी इसकी परेशानी दूर करेंगे और फिर इसको अच्छे से इसके गांव भेज देंगे। तो लड़की बोलती है हाँ ठीक है पापा, हम इसकी मदद करेंगे। अच्छी लड़की थी राजा की, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इसके पति को उसने ही अपने पिंजरे में गुलाम बना के रखा है। उस लड़की को लेके जाती है, उसको पूछती है आपका नाम क्या है। बोलती मेरा नाम रुपैली है। तो रुपैली पूछती है आपका नाम क्या है। तो बोलती मेरा नाम संगीता है। दोनों साथ में जाते हैं उसके महल में और दोनों कुछ खाना वाना खाते हैं। उसकी जो संगीता उसको राजकुमारी रहती है, बहुत ख्याल रखती है, उसको बहुत प्यार करती है, अच्छे से रखती है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से कपड़े पहनाती है उसको। फिर पूछती है कि रुपैली तेरा पति कहाँ से गायब हो गया, किसने कैसे चुरा लिया। तो रुपैली उसको कहानी बताती है, बोलती है ऐसा ऐसा 2 साल तक मैं समुद्र में घूमती रही और जब किनारे आई तो मेरी नींद लग गई। मुझे 2 साल तक सोई नहीं, लेकिन यहाँ किनारे पे आके मुझे नींद लग गई और मेरे आदमी को किसी ने गायब कर दिया। बाबा ने बोला कि उसको किसी ने पिंजरे में पोपट बना के कैद कर रखा है, उसके लिए मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। दीदी बहन मेरी मदद करो। तब उसको संगीता जो राजकुमारी थी उसके दिमाग में करंट दौड़ गया। बोलती है मैंने भी तो एक आदमी को पिंजरे में पोपट बना के रखा है। तुरंत वो पूछती है अच्छा रुपैली तुम्हारे आदमी को कितने दिन हो गए गायब होके। तो रुपैली बोलती है 2 दिन हो गए मेरे आदमी को गायब होके। तो 2 दिन ही हुए थे उसको पोपट बना के पिंजरे में कैद करके राजकुमारी ने रखा था। तो राजकुमारी बोलती है रुको रुको, मैं एक जादू करती हूँ, इस पोपट को इसके रूप में लाती हूँ, ये भी एक आदमी है, देखो कहीं तुम्हारा आदमी तो नहीं है। तो रुपैली बोलती है ठीक है लाओ इसको इसके स्वरूप में। तो राजकुमारी संगीता थी, वो जादू करती है और पोपट फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। और जैसे ही रुपैली उसको देखती है वो पहचान जाती है, अरे तो मेरा ही आदमी है। तो बोलती है दीदी यही मेरा आदमी है, आपको कहाँ से मिला। तो संगीता जो राजकुमारी होती है वो कहती है मैं घूमने गई थी तो मुझे ये आदमी किनारे पे मिला था और उस समय ये बहता हुआ जा रहा था, पानी में गिरा हुआ था। मैं इसको लेके आ गई और इसको पोपट बना के मेरे पिंजरे में रख लिया। तो पहले उसको गले लगा के बहुत रोती है, बोलती है दीदी ये मेरा आदमी है, इसको छोड़ दो, मेरे साथ मेरे गांव भेज दो, मुझे इसे ज़िंदा कर दो। इसको मेरे से दुश्मनी के कारण किसी ने इसको काट लिया, ऐसा जहर इसके शहर में डाल दिया कि आज 2 साल से ये मरा हुआ है। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दर्द है, आप मेरी मदद करो दीदी। तो राजकुमारी संगीता उसको गले लगा लेती है और बोलती है बेटा मैं आपके आदमी को सही कर देती हूँ, आप घबराओ मत। और फिर उसके आदमी को बिल्कुल फिट करके 1 महीने तक अपने पास रखती है रुपैली को और उसके आदमी को खूब सेवा करती है। फिर अपने पापा को बोलती है पापा महाराज
मैं अपनी बहन को अच्छे से विदा करूँगी, मेरी बहन है। फिर वो अपनी पूरी जो उसकी दासियाँ रहती हैं उनको बोलती है कि मेरी बहन को विदा करना है इसके गांव, तैयारी करो। तो खूब सोना चांदी हीरे मोती की गठरी बांधी जाती है, ढेर सारी, खाना सब कुछ। और अपनी सेना के लोगों को, सैनिकों को बोलती है ऐसी नाव बनाओ इसमें मेरी बहन जाएगी, इसका आदमी जाएगा, और तुम सब लोग बैठ के इसको इसके गांव छोड़ के आओ। जब गांव पहुंच जाओगे फिर वहाँ से मैसेज देना है कि हम लोग पहुंच गए, फिर बाद में ही आना। फिर एक दिन आता है कि रुपैली को वहाँ से विदा लेनी पड़ती है। राजा उसको, राजा और उसकी जो लड़की रहती है राजकुमारी, वो विदा करते हैं, बहुत रोते हैं। और दासियाँ और सैनिक लोग सब उसके साथ में बैठते हैं नाव में। फिर इनका सफ़र शुरू होता है। 1.5 साल लगता है। गाँव पहुँचते हैं। गाँव पहुँच के इनके घर पे पहुँचते हैं रुपैली के। इसके मम्मी पापा खुश हो जाते हैं और रुपैली का सपना पूरा हो जाता है। अपने आदमी को बचा के ले आती है। नागलोक का राजकुमार आता है एक दिन, बोलता है मेरे से गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, आपको बहुत तकलीफ़ हुई मेरे कारण, मुझे माफ़ करो। और साथ में वो अपने बहुत सारे उपहार लाया हुआ रहता है, रुपैली को देता है, उसके आदमी को देता है, उससे माफ़ी मांगता है। रुपैली और उसके आदमी दोनों उसको माफ़ करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं घर में, तो उसको विदा देते हैं। और इस तरह से कहानी पूरी होती है। लेकिन ये जो कहानी मैंने सुनाई ना, ये शॉर्ट फॉर्म में है। इसको सुनने के लिए इसमें जो जादू हैं बहुत सारे, मतलब बीच बीच में जो इंटरटेनमेंट के लिए जो है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब एक मूवी बन सकती है इस कहानी की। जैसे इसमें बहुत सारे पक्षियों का, बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छी कहानी है ये। अगर मूवी बनाई जाए, सीरियल बनाया जाए ना, तो कम से कम ये 4-5 साल आराम से 1-1 घंटे का एपिसोड बन के रेडी हो सकता है। ये छोटी सी ऐसे आपको मैंने जुबान से आपको कहानी सुनाई है ओरली, लेकिन इस कहानी को सुनने के लिए 1-1 घंटा, हर दिन 1 घंटा कहानी सुनाई जाती है। इसमें बहुत मैजिक है, बहुत सैडनेस है, बहुत ही, मतलब एकदम आप समझिए कि कहानी ख़त्म ही नहीं होती। आपको मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको कहानी सुनाई है। ऐसी कहानी मैं फिर आपको सुनाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन आपको मैं ये रुपैली जो कहानी है, इसको मैं एक सीरियल टाइप में कोशिश कर रहा हूँ बनाऊँ, और आप लोगों को ये रुपैली पिक्चर, रुपैली सीरियल आपके सामने पेश करूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोई राइटर तो मैं हूँ ही, और स्टोरी भी सुना दी है आपको, लेकिन जो उसके बीच में जो है ना इंटरटेनमेंट्स, जादू, मैजिक, वो सब जो है ना, वो सब ऐसे नहीं बता सकता मैं। वो जब तक कोई सीरियल या फिल्म नहीं बनेगी ना, तब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। फिर मैं आपको एक कोई ऐसी अच्छी सी कहानी जो नेक्स्ट है मेरे पास, वो सुनाऊंगा, और अब तुम सारे इसी तरह से मज़ा करेंगे। बाय।